नमस्ते बच्चों, मैं हूँ स्नेहलता स्वर्णकार और आज की हमारी कक्षा में हम पढ़ रहे हैं हिंदी की क्षितिज, जो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक है उसका एक पाठ जो कि कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई कविता है। उसका भावार्थ आज मैं आपको समझाऊंगी। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जो है उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देखें मेरे चैनल पर, और उसकी जो रचनाएं हैं उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने उसमें वीडियो में बनाकर डाली है, वो आप पढ़ें, आपको जल्दी से याद हो जाएगी। आइए इस कविता का भावार्थ समझते हैं। यह कविता कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। यह उस समय लिखी गई जब कवि जयशंकर प्रसाद जी को आग्रह किया गया था कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। बच्चों, आपने सुना होगा बहुत सारे महान लोग, महान कवि, लेखक सभी अपने अपने जीवन की आत्मकथा लिखते हैं, कभी उन पर जीवनियाँ लिखी जाती है। तो जब जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया कि आप भी अपने जीवन की आत्मकथा लिखिए, तब उन्होंने उसके उत्तर में यह कविता लिखी। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। हाँ, एक छोटा सा आत्मकथ्य जरूर लिख सकता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि मैं क्यों अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। बच्चों, आत्मकथा और आत्मकथ्य में अंतर है। आत्मकथा जो है वह संपूर्ण जीवन की जीवनी प्रकट करती है, उसके संपूर्ण जीवन को दिखाती है, और आत्मकथ्य जो होता है वह सिर्फ उसका एक अंश होता है। यहाँ पर कविता शुरू करते हैं। बहुत ही गंभीर, सरल और गहराई छिपी हुई कविता है, गहराई ली हुई कविता है। आप इसे सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक आप साथ में लेकर बैठें, कुछ शब्दों के अर्थ आप नोट करते जाएं। चलिए। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मधुप गुनगुना कर कह जाता, मधुप का अर्थ होता है भंवरा। बच्चों, कविता जो चलती है उसके प्रत्यक्ष अर्थ ही नहीं होते हैं, उसके पीछे छुपे हुए कुछ दूसरे अर्थ भी निकलते हैं। जैसे हमने कबीर के दोहे, रहीम दास जी के दोहे पढ़े ना, उनके दो दो अर्थ निकलते हैं, 9वीं कक्षा में पढ़े थे आपने। उसी प्रकार से यहाँ पर मधुप का अर्थ यूं तो भंवरा होता है। आपने भंवरे को कभी देखा है? काले रंग का एक कीड़े जैसा होता है, फूलों पर मंडराता रहता है, और उसकी जो आवाज होती है वो गुन, ऐसी आवाज वो निकालता है। तो जब भंवरा आपके पास में आके गुनगुन करता है, तब वो कौन सी कहानी कह रहा है उसके जीवन की, यह हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कवि भी इसी प्रकार से कहता है कि मेरा मन रूपी भंवरा जो है वह अपने अंतर मन में कितनी ही कहानियां छुपाकर बैठा है, और वह कौन कहानी कह रहा है यह तो वही जाने, उसके मन की बात वही जाने। और अब देखो, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गनी। मुरझा कर पत्तियां गिरने से अर्थ है कि कवि अब उस उम्र पर पहुंच गया है। कहने का मतलब, जब व्यक्ति एक बार तो जवान होता है, फिर बूढ़ा होता जाता है, तब क्या होता है, जर्जर अवस्था होती जाती है। तो उसकी तुलना जो है वह किससे की गई है? मुरझा कर गिरने वाली पेड़ की पत्तियों से की गई है, कि आज इस समय में कितनी ही पत्तियां जो है वह पेड़ से गिर गिर कर, मुरझा कर, गिर गिर कर देखो कितनी इकट्ठी हो गई है। उसी प्रकार से मेरे मन में कितनी ही यादें जो है वह आज इतनी इकट्ठी हो गई है, परंतु अब मेरी बूढ़ी अवस्था आ जाने से वह एक एक करके बिल्कुल जैसे पत्तियों की तरह नीचे गिरती जा रही है। इस गहरी अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, गंभीर का मतलब गहरा, और अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो, नीलिमा यानी आकाश। तो कहने का मतलब इस विश्व रूपी आकाश में, यह संसार रूपी आकाश जो है, इसमें कितने ही लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी होगी, अभी भी लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब इतने ही लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिख दिया है, तो मेरा उसमें कहाँ क्या अस्तित्व है, मैं लिखकर क्या नवाई, मतलब क्या नया कर दूंगा। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह जो लो यानी लोग, यह जो लोग है अपनी आत्मकथा लिखते हैं,
तो आत्मकथा में क्या होता है बच्चों कि आत्मकथा में आपको सत्य उजागर करना पड़ता है, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते हो। तो आत्मकथा में लोग जो है वह अपनी सच्चाई बताते हैं, तो उन्हें उनकी गलतियां ही ना, उन्हें उनकी गलतियां, उनके द्वारा जो किए गए अच्छे कार्य हैं सभी व्यक्त करने पड़ते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में की हुई गलतियां, दुर्बलताएं सबके सामने व्यक्त करूं। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मैं वापस से पढ़ा रही हूं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। मतलब ऐसे लोगों की आत्मकथा और जीवनियां पढ़ने के बाद भी आप क्या चाहते हो कि मैं भी अपनी दुर्बलताएं, अपने जीवन की कमियां जो है वह सबके सामने प्रकट कर दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मतलब जब तुम मेरी जीवन रूपी घागर यानी मटकी, मटका, तो जब तुम मेरे जीवन रूपी घागर को रीता पाओगे। यहाँ पर कवि के जीवन का एक पक्ष भी उजागर हुआ है, जिसमें कवि को बहुत दुख देखने पड़े थे और उनका वो भाग जो है वह उनके लिए बहुत दुखदायी है। तो कहते हैं कि मेरे जीवन की घागर तो रीति है, इसलिए अगर आप उस रीति घागर को देखोगे तो हाँ, तुम क्या सुख पाओगे, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहने का मतलब है कि अगर तुम मेरी आत्मकथा पढ़ो तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही उस रीति घागर के, मतलब कहते हैं ना कि मेरे जीवन में ये दुख है तो इसका जिम्मेदार तुम हो, तो कहीं तुम अपने आप पे ना ले लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की आत्मकथा लिखी गई, उसके मित्र उसको पढ़ते हैं, तब उनके मित्र को उस घटना को पढ़कर यह याद आ जाता है कि काश अगर मैंने उस समय उसका साथ दिया होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, काश मैं उस समय उसको वह सलाह दे देता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो कवि कहता है कि हो सकता है कि तुम मेरी रीति घागर देखकर यह अनुभव करो कि हाँ, इस रीति घागर का जिम्मेदार कहीं मैं तो नहीं हूं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं में। कवि कहता है कि यह विडंबना, यह बहुत दुखदायी होगा कि मैं अपने जीवन में अपनी सरलता, सरलता यानी सरल स्वभाव, कवि कहता है कि मेरा स्वभाव बहुत ही सरल रहा है और उसके कारण मैं बहुत सारे लोगों से ठगाया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ गलत भी किया होगा या मुझसे भूले भी हुई होगी, परंतु मैं अपनी ही सरलता की हंसी सबके सामने उड़ाऊं, यह तो बहुत दुखदाई होगा। अपनी भूले या प्रवंचना, अपने द्वारा की गई भूले, और जो प्रवंचना है, प्रवंचना यानी मेरे साथ किए हुए धोखे, प्रवंचना का अर्थ होता है बच्चों धोखा, तो अपनी खुद की भूले और मेरे साथ जो धोखे हुए हैं उनको मैं औरों को दिखलाऊं, यह तो बहुत ही दुखदाई होगा। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मतलब अब यहाँ कवि जो है वह अपनी पर्सनल लाइफ पर आ जाता है, व्यक्तिगत जीवन पे आता है। वह कहता है कि मेरी जो पत्नी थी, जब ये कविता उन्होंने लिखी तब उनकी पत्नी का देहांत हो चुका होता है, तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी के साथ जो समय बिताए थे और उन चांदनी रातों की, जब उनके साथ बैठकर, चांदनी रातें यानी खुश भरी रातें, यहाँ पे चांदनी रातें मतलब तारों भरी रातों से अर्थ नहीं है। मैंने आपको कहा था कि हर कविता का जो है भावार्थ अलग होता है। तो जो उसके साथ सुंदर दिन बिताए मैंने, अच्छे दिन बिताए, उनको मैं सबके सामने कैसे बता दूं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, और जो हमारे अच्छे दिनों की बातें हुई थी उनको भी मैं लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि कहता है कि सबको यही लगता है कि कवि जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत महान कवि है, इनके जीवन में ये है वो है, परंतु यह सिर्फ मैं जानता हूँ कि जिस सुख की मुझे कामना थी वह सुख मुझे आज तक मिला ही नहीं है। अरे यार, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। मतलब आलिंगन यानी समीप, यहाँ पर आलिंगन का अर्थ है
कि मेरे पास आने से पहले ही वह जो मेरा सुख था, जिसकी मैंने कामना करी थी, वह तो दूर से ही चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, मतलब अरुण यानी लाल, कपोलो यानी गाल, कहने का मतलब है कि मेरी जो प्रेयसी थी, मेरी जो पत्नी थी, उसकी हंसते हुए सुंदर गालों की मतवाली सुंदर छाया में, छाया यानी उसके समीप, अनुरागिनी उषा लता थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी यानी प्रेम से भरी हुई, उषा यानी सुबह, मतलब लाती थी। ठीक है, यहाँ पे यह थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो उसकी जो अरुण कपोलों की हंसते हुए सुंदर मुख की जो छाया थी, जिसके साथ में अपना जीवन बिताता था, और उसकी प्रेम से भरी हुई जो बातें थी, वह एक सुंदर सुबह लाती थी निज सुहाग मधुमाया में। और वही आज मेरे लिए बहुत मधुर यादें, मधुमाया यानी बच्चों मधुर यादें बनी हुई है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा सी। उसकी जो स्मृति यानी उसकी जो याद है, वह आज पाथेय होता है। अगर पाथेय का सीधा अर्थ निकाला जाए तो होता है रास्ते का भोजन। अगर पथ यानी रास्ता, ठीक है, पथिक यानी उस पर चलने वाला, और पाथेय यानी रास्ते का भोजन। तो यहाँ पर भोजन अर्थ नहीं है, यहाँ पर है कि मेरा जो जीवन है उसका जो पाथेय यानी उसकी जो यादें हैं मेरी प्रेयसी की, वह मेरा पाथेय यानी मेरा सहारा है। तो यहाँ पे पाथेय का अर्थ क्या है बच्चों? सहारा। मतलब उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, मतलब मेरे जीवन पथ की या उसकी यादें जो है मेरे जीवन पथ में साथ चलने वाला एक सहारा बनी हुई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन यानी सिलाई, कंथा यहाँ पर गुदड़ी, गुदड़ी यानी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाती हूँ कि जैसे कोई पोटली होती है, अगर वो पोटली एक बंधी हुई है, उस पोटली में क्या है वो किसी को पता नहीं रहता, पर वो कहता है कि मैं अपने जीवन रूपी पोटली को जब खोलूंगा तो उसमें मैंने कितनी ही चीजें जो बंद कर रखी है, वह क्या होगा, उसकी सिलाई खोलते ही वह सबके सामने आ जाएगी। और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मतलब मेरा तो इतना सा जीवन, आपको पता है बहुत छोटी उम्र में ही जयशंकर प्रसाद जी का देहांत सच में हो गया था, पर ये पहले ही लिख देते हैं कि मेरा जो इतना सा जो जीवन है, जिसमें कुछ ज्यादा नहीं है कहने को, तो मैं और तुमसे क्या कहूँ। क्या वह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिख दी है, बहुत सारे लोगों की जीवनियां आ गई है, तो क्या ऐसा ठीक नहीं है कि मैं बस उनको सुनता रहूं और अपनी जो आत्मकथा है उस पर मैं सिर्फ मौन ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मतलब आप सब इतनी सारी आत्मकथाएं तो सुन चुके हो, अब मेरी जो भोली भाली थोड़ी सी जो, कहने का मतलब साधारण सी आत्मकथा है, उसको सुनकर आप क्या करोगे। मतलब कुछ आपको उससे नया सीखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर महान कवि जयशंकर प्रसाद जी की सरलता और उनकी विनम्रता भी प्रकट होती है कि इतने महान कवि होने के बाद भी और इतने जीवन में उतार चढ़ाव आने के बाद भी उनको जरा भी घमंड, गर्व जैसी कोई बात ही नहीं है। वह क्या कहते हैं कि मेरा ये भोला सा जीवन है, साधारण सा जीवन है, और उसकी साधारण सी आत्मकथा है, और बहुत सारे महान लोगों ने लिखी है, तो मेरा तो कोई उसमें वर्चस्व नहीं बनता है। अभी समय भी नहीं, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहते हैं कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब मैंने अपनी उन सब यादों को ठंडे बस्ते में रख दिया है, एक तरफ छुपा दिया है दिल के किसी कोने में, और मैं बिल्कुल मौन हो गया हूँ। इसलिए अभी ऐसा समय भी नहीं है कि मैं अब उनको उधेड़ उधेड़ कर, खोल खोल कर आपके सामने प्रकट करूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत दुख होगा और मेरी सुनकर आपको भी तकलीफ होगी। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा? जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य नाम की कविता पढ़ी, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन की आत्मकथा न लिखने के बारे में बहुत सारे तर्क दिए हैं। और यहीं पर मैं यह पाठ समाप्त करती हूँ। आप इसे पढ़ें, अर्थ समझें और अपनी कॉपी में इसकी व्याख्या अवश्य ही करें। धन्यवाद।